नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा के जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा बेगम शाहजहां मेमोरियल ट्रॉफी अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शेरवानी परिवार की सदस्यता श्रीमती रेशमा खान रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय विक्रम सिंह चंदेल द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि छात्राओं की अभिव्यक्ति के लिए ये उपयुक्त मंच है और यह प्रतियोगिता अब्दुल सलीम खान शेरवानी जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय शाहजहां की स्मृति में आयोजित की गई। महाविद्यालय के सांस्कृतिक और सांस्कृतिक मंच की प्रभारी डॉक्टर स्मृति जौहरी ने प्रतियोगिता की रूपरेखा, नियम बताए और विषय इंटरनेट अभिवेचन आवश्यकता है का सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। इसमें विजेताओं के लिए प्रथम पुरस्कार 1000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 750 रुपये, तृतीय पुरस्कार 500 रुपये निर्धारित किया गया, जिसमें प्रतियोगियों ने अपने अपने आवाज़ में और अपने अपने शब्दों का विवरण करते हुए वस्तु विषय पर अपने व्याख्यान दिए। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट जानकी देवी कन्या बजाज महाविद्यालय कोटा से। I welcome all of you to this nice platform, specially meant for my girl students. It is, although it's a debate, inter-college and district level competition. And here, I would like to share some of the things. Like amongst the audience, I can see one of the good speakers. One of the good speakers is now a member of college education. I would like to ask Uzma ma'am to kindly stand up. She is Uzma. When this competition started for the very first time in 2022, she was a student of MA English in the Government Arts College, Kota. She came, we were so fearful कि इसको आना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी गर्ल्स कैसे जीतेंगी. But she came, she captured that big trophy, it's there, and she stood first. And it's the confidence in her that just few days back she appeared for the interview for English language literature in RPSC, and it was the confidence which she gained from this stage. So many congratulations to dear Uzma. And second, I can see Amrita God. You also please stand up. She was our student. She was doing her BSc in biology, and now she has got her admission in the law college. She participated in all the activities at a college level, whether it was extempore or it was a debate competition. She was also a winner of the same event. So I still think that so many upcoming stars are here amongst us. So before we begin with the competition, मैं आपको इसके नियम बताना चाहूँगी। प्रतियोगिता में राज्य महाविद्यालय की केवल नियमित छात्राएं ही भाग ले सकेंगी। प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में दे सकते हैं। प्रतिभागी को निर्धारित विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में बोलने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रथम चेतावनी 4.5 मिनट पर दी जाएगी। अंतिम चेतावनी समय पूर्ण होने पर एक लॉन्ग बेल के रूप में दी जाएगी। प्रथम वक्ता को 2 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसमें वो निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकेगी। आपत्तिजनक वक्तव्य, अभद्र शैली एवं अपशब्दों का प्रयोग सर्वथा वर्जित रहेगा। ऐसा करने वाले प्रतिभागी को प्रतियोगिता से बाहर करने का अधिकार आयोजक महाविद्यालय का रहेगा। प्रतिभागी प्रस्तुति प्रारंभ करने से पूर्व अपना परिचय ना देकर आवंटित कोड ही बताएगा एवं सदन के पक्ष या विपक्ष जिसमें भी अपनी प्रस्तुति दे रहा होगा वह बताना आवश्यक होगा। समय सीमा का उल्लंघन करने पर नियमानुसार माइनस मार्किंग की जाएगी। Smriti Jowhary and her dedicated committee for their tireless efforts in organizing this event. Your vision and commitment have been instrumental in bringing this competition to life. Our esteemed judges, thank you for lending your time and expertise
to evaluate and inspire our participants. To the faculty members, students, and all attendees, thank you for your support and enthusiasm. We create an environment of encouragement and collaboration. Today's debate is not just a contest, it is a platform for learning, sharing, and growing together. I urge all participants to speak their minds confidently and passionately while upholding the spirit of healthy competition. Remember, every word spoken today adds to the value of this enriching experience. Once again, a warm welcome to everyone present. Let us make this event memorable and an inspiring one. Thank you and best wishes all the participants. इस प्रतियोगिता की प्रभारी डॉक्टर स्मृति जौहरी मैम को कि वे आप सभी को इस प्रोग्राम की रूपरेखा समझाएं। डॉक्टर स्मृति जौहरी मैम। Guests, respected faculty members and judges and my fellow debaters. I am code number 20, today going to be representative of the opposition on the topic of internet censorship is a necessity. So basically I am talking about internet censorship is not a necessity. Before I like to present my arguments, I would like to address the past of arguments on the favor of the topic. My fellow peers said that it can also like decrease our cultural beliefs and the societal aspects. It's not actually. Internet described our culture in a more profound way. We are now reachable on the facts and knowledge that were far from us, that were kept hidden from us. They also said that it can also lose the freedom and the loss of the free speech. It cannot. Again, because internet actually is a voice of the 21st century. It's a modern day media. While internet is actually misunderstood in the today's world, we shouldn't be scared of it. Instead, we should embrace it. It's like any other tool that were present in the past. Because government is not a godlike personality for us. Because of the internet censorship, it can actually decrease the way we look at the society and the way we look at the world. Government actually seek in the already data present, internet censorship has never been used for preventing us from the misinformation and from hate speech without underlying the reasons that government had before that, and that's why we need to address it. I would also like to present my arguments in a way that internet censorship actually used for targeted arrests. They are like China internet is now called intranet, and the North Korea internet shouldn't be even called internet, it's intranet. They are preventing people from seeing the course of history. They are completely changing the history now. And that's why they are creating just a mule and the population of like-minded people that are serving their purposes only. In the conclusion, I would like to say that internet censorship is not in a broad way is necessity. We have better ways like digital literacy and open source for internet, because we should protect our rights and we should look for them. In the name of security, they shouldn't be harmed. Thank you. नमन करते हुए मैं सम्मानित जजेस, विरोधी पक्ष और सभी उपस्थित लोगों को नमस्कार करती हूँ। मैं सीरियल नंबर 1 इंटरनेट सेंसरशिप एक आवश्यकता है के पक्ष में अपने विचार रखना चाहूँगी। आज के युग में जहाँ इंटरनेट एक अनियंत्रित जंगल बन चुका है, अब ये बात कहना कि सेंसरशिप अनावश्यक है ना ही गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि खतरनाक भी है। विपक्ष यह कहेगा कि सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या हर इंसान में इतनी समझ है कि वो सही गलत पहचान सके? क्या हर कोई इंटरनेट पे सही बात कहेगा?
हर्टफुल मैसेजेस, भाषण को ऐसे ही अनियंत्रित इंटरनेट पे छोड़ दिया जाए? इन सब के लिए सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में लगभग 60% बच्चे इंटरनेट का उपयोग करते हैं और उनमें से 17% बच्चे इंटरनेट बुलिंग और शोषण का शिकार होते हैं। इनमें से और बाकी डेटा के अनुसार 70% बच्चे इंटरनेट पे गलत सामग्री जैसे कि पोर्नोग्राफी, अश्लील वीडियोस, इनका और जैसे कि कुछ गलत गेम्स, कुछ टाइम पहले एक गेम आया था ब्लू व्हेल, जिसमें उसमें बहुत सारे टास्क देते थे एंड देन बच्चे अब गलत कदम उठाते थे उन टास्क की वजह से। वो पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाते थे बच्चे। और अगर इन्हीं वजह से इंटरनेट सेंसरशिप बच्चों को गलत हाथों में जाने से बचाएगा। और अगर कोई ये कहे कि इंटरनेट सेंसरशिप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकता है और सरकार इंटरनेट का गलत उपयोग कर सकती है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम दुरुपयोग के डर से आगे कोई भी फैसले ना लें तो ऐसे हमारे देश की सुरक्षा और संरचना गलत हाथों में चल जाएगी। जब किसी के साथ फिजिकल रेप होता है, उसकी बॉडी को कोई अलग पर्सन टच करता है, तो इट इज़ सैड एज रेप। बट इफ़ अगर कोई गलत जानकारी किसी के दिमाग में जा रही है तो इसको भी एक मेंटल रेप का नाम देंगे। मैं अपने निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगी कि इंटरनेट सेंसरशिप एक ढाल है जो कि हमारे समाज को और ख़ासकर बच्चों को गलत चीज़ों से बचाएगा। थैंक यू। आज मैं कोड नंबर 16 इस विचार के पक्ष में खड़ी हूँ कि इंटरनेट सेंसरशिप एक आवश्यकता है। अपने तर्क रखने से पहले आइए जानते हैं सेंसरशिप क्या है। किसी भी सामग्री जैसे किताबें, फिल्में, सोशल मीडिया आदि पर निगरानी रखना या फिर उसमें से आपत्तिजनक, हानिकारक माने जाने वाली सामग्री को हटाना, प्रतिबंधित करना या फिर नियंत्रित करना। इंटरनेट निश्चित रूप से प्रचार, संचार, प्रगति और शिक्षा के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, परंतु बिना किसी नियमन या सेंसरशिप के इंटरनेट एक दो-धारी तलवार साबित हो सकता है। महोदय, जरा सोचिए, किसी भी शक्तिशाली उपकरण का कोई दुरुपयोग भी तो हो सकता है। जैसे इंटरनेट का गलत उपयोग कर कई अपराध जैसे पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन सुसाइड, ऑनलाइन अरेस्ट, साइबर बुलिंग जैसे कई अपराध इंटरनेट पर सेंसरशिप न होने के कारण गति पकड़ रहे हैं। क्या आप सभी इन अपराधों पर रोक लगाना नहीं चाहेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि आपका ही कोई करीबी इस मायावी जाल का शिकार बने? बिना नियमन के बाल शोषण अनियंत्रित रूप से फैल सकता है जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं। उदाहरण के लिए, यदि हम बच्चों को गलत वेबसाइट्स या वीडियो से दूर रखने के लिए सेंसरशिप का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनकी नैतिक और मानसिक विकास के लिए अनिवार्य हो जाता है। महोदय, एक शोध के अनुसार 93.7% बच्चों के माता पिता का मानना है कि उनके बच्चों के इंटरनेट उपयोग में किसी न किसी प्रकार का पेरेंटल कंट्रोल या चाइल्ड लॉक अनिवार्य हो। इंटरनेट सेंसरशिप राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बिना इंटरनेट सेंसरशिप के इंटरनेट प्लेटफॉर्म कट्टरपन, आतंकवाद और यहाँ तक कि गलत सूचना अभियानों का अड्डा बन सकता है और यहाँ तक कि चुनावों को प्रभावित भी कर सकता है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में दो धर्मों के लोगों के बीच हीन भावना भी उत्पन्न कर सकता है। अरे ओ भारत देश के वासियों, अब तो कर लो नियंत्रण क्षण क्षण भर, वरना नहीं बचेंगे वो उच्च विचार और संस्कार, धर्मों से मिले कण कण भर। इंटरनेट सेंसरशिप के अभाव में व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान, बौद्धिक संपदा और साइबर सुरक्षा को खतरे में डालना नहीं है तो और क्या है महोदय? अवैध गतिविधियां जैसे मादक पदार्थों की ऑनलाइन तस्करी यानी ऑनलाइन ड्रग डीलिंग। भारत के आंकड़ों के अनुसार 13.1% युवा ड्रग्स की लत से ग्रसित है, वही युवा जो भारत देश का भविष्य है। क्या आप सभी अब भी इंटरनेट सेंसरशिप को नकारेंगे? क्या इंटरनेट पर हर एक जानकारी सुरक्षित और उपयोगी है? कदापि नहीं। आप सब उस पर क्या टिप्पणी देंगे जो हमें इंटरनेट पर आकर कहता है, विज्ञापन के रूप में आकर कहता है, ऑनलाइन लूडो खेले और करोड़पति बने? लालच की कोई शर्त तो होती नहीं है कि वो इसी वर्ग के या इसी आयु के व्यक्ति को लगे। लालच का शिकार तो कोई भी हो सकता है
और फिर ये ऑनलाइन गेम जो हमें घर बैठे करोड़पति बना रहा है या फिर अपना सब कुछ लुटाने पर मजबूर कर रहा है। भारत को सबसे पहले इन्हीं ऑनलाइन गेम्स को सेंसर करना चाहिए ताकि आज का युवा इस जाल में ना फंसकर भारत को 2047 तक पूर्ण रूप से विकसित कर पाए। निश्चित रूप से मेरे विरोधी साथी ये जरूर कहेंगे कि इंटरनेट सेंसरशिप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या आजादी को बाधित करता है, परंतु तब जब घृणा की भाषा, अश्लीलता का शोर, क्या इसी आजादी की बात करते हैं मेरे विरोधी साथी हर और? परंतु तब जब भारत देश की नारी जो आपके या हमारे परिवार की एक माँ, बेटी, बहन, अन्य किसी भी रूप में हो सकती है, उन्हीं की तस्वीरों को उन्हीं की अनुमति के बगैर कोई इंटरनेट के पीछे बैठा वो घिनौना इंसान अपनी स्वतंत्रता समझ फैला दे, हेर फेर कर फैला दे, तब भी क्या आप ऐसी आज़ादी को बाधित नहीं करेंगे? अभी कल ही के अखबार को उठा के देख लीजिए। 23 जनवरी 2025 राष्ट्रीय राजस्थान पत्रिका, प्रश्न नंबर 6 बड़े ही काले मोटे अक्षरों में छापा गया है, दुनिया भर का हर 12वां बच्चा ऑनलाइन यौन उत्पीड़न से शिकार है। क्या अभी मेरे विरोधी साथी कहेंगे इंटरनेट सेंसरशिप बेकार है? अंत में यही कहूंगी, अन्य लोगों का तो मानना यह भी है कि इंटरनेट सेंसरशिप स्वयं नियंत्रित करना चाहिए। आखिर क्यों ना करे? भारत में जब 18 वर्ष पूर्ण होते ही उन्हें सरकार चुनने का पूरा अधिकार है तो फिर इसका क्यों नहीं? परंतु तब जब इन्हीं लोगों के साथ कोई साइबर अपराध हो जाए तब भी क्या वैसे स्वयं नियंत्रित कर पाएंगे? कदापि नहीं। वे सीधा जाएंगे साइबर कार्यालय और रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और सरकार पर उंगली उठाएंगे। इसलिए अंत में कुछ सही, ठीक या अच्छा नहीं होगा। अंत में व्यक्ति के चरित्र, व्यक्तिगत पहचान का अंतिम संस्कार होगा। अंत करूंगी कुछ पंक्तियों से। इंटरनेट सेंसरशिप है ढाल, सुरक्षा की नींव, जहाँ संयम से सजते हैं शब्दों के वृक्ष, न रुकती है प्रगति न थमती है चाल, बस रुकते हैं जहर जो करते हैं बवाल। सच को बचाना, झूठ को मिटाना, सेंसरशिप का इरादा यही समझाना। मर्यादा में हो आज़ादी, मर्यादा का हो पाठ, और यही है इंटरनेट की सही शुरुआत। सेंसरशिप को अपनाओ और भारत को विकसित देश बनाओ। नमस्कार, मैं कोड नंबर 6। आज का हमारा विषय है इंटरनेट अभिवेचन आवश्यक है। मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहूँगी। सबसे पहले हम समझेंगे अभिवेचन क्या है। अभिवेचन का अर्थ है किसी चीज़ को नियंत्रित करना, दबाना, रोकना। और अर्थात इंटरनेट अभिवेचन का अर्थ हुआ कि इंटरनेट पर क्या एक्सेस होगा, क्या प्रकाशित किया जा सकता है, क्या देखा जा सकता है, इस पर नियंत्रण या इसका दमन। आज लोग के अभी हमारे पक्ष साथियों ने कहा कि बच्चों के लिए ये हानिकारक है, हमारे विकास के लिए आवश्यक है। वो बात आप जो कह रहे हो मैं उसकी काट करना चाहूँगी। इंटरनेट अभिवेचन के अगर आपके पक्षी साथी कहते हैं कि इसके बहुत फ़ायदे हैं तो उतने ही इसके नुकसान भी हैं। सर्वप्रथम कहना चाहूँगी हमारी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके कारण हम इससे वंचित रहते हैं। और हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इससे भी हम वंचित होते हैं। हमारे अनुच्छेद 19(1) खंड 1 के उपखंड क में वर्णित ये तो हो गया हमारा भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार। और इसी के अंदर खंड 2 में, अनुच्छेद 19 के खंड 2 में हमको यह भी कहा गया है कि हमें अभद्र भाषा का यूज नहीं करना है, हमें अभद्र कुछ चीज़ नहीं डालनी है। तो क्या मुझे ये बताया जाए कि जब हमारे पास ऑलरेडी एक्सेप्शन है तो हमें सेंसरशिप की आवश्यकता है? क्या हमारा आत्म सेंसरशिप हमें कहने को नहीं कहता है? क्या हमें खुद अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ हर किसी के लिए किसी कानून इस हमारे संविधान के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है, जो ऐसा कोई बात नहीं है जिसका कानून ना हो। हर एक चीज़ का कानून है। लेकिन जब हम अपने अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात नहीं करते, हमें हमारे कर्तव्य की बात करनी चाहिए, ना कि कानूनों की। कहते हैं कि बच्चों इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और मैं कहना चाहूँगी कि जब वैसे पोर्नोग्राफी वेबसाइट होती है उन पर स्वचालित रूप से पूछा जाता है कि आप 18 वर्ष के हैं या इससे अधिक उम्र के हैं, और बच्चों को क्या करना होता है? सिर्फ हाँ पर क्लिक करना होता है, वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। तो इस सेंसरशिप का प्रयोग ये कहाँ तक उपयोगी हुई सेंसरशिप, मुझे बताइए आप लोग।
हम अगर राजनीतिक नुकसान की बात करते हैं तो ये निरंकुश सरकार को बढ़ावा देता है। हमारा देश लोकतंत्र है और सेंसरशिप के माध्यम से अगर कोई चाहे तो निरंकुश भी हो सकता है। इसके उदाहरण के लिए हम चीन का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ पर कितनी ज़्यादा एक्सेप्शन, ये सेंसरशिप लगी हुई है, उसके कारण वहाँ के लोगों के विचार खुल नहीं रहे। वो बस उसी रूढ़िवादी सोच में बंधे हुए कि हम सर्वश्रेष्ठ, हम ये वो बढ़ना नहीं चाहते। और हमारे आज सब कुछ इंटरनेट पर चलता है। हमारा व्यापार लीजिए आप, हमारी राजनीति लीजिए, हमें हर चीज़ की सूचना इंटरनेट से मालूम होती है। अगर इस पर सेंसरशिप या विवेचन लगा दिया जाएगा तो हमें सूचना कहाँ से प्राप्त होगी? हमारा डालने वाले का, प्रकाशित करने वाले का कर्तव्य होना चाहिए कि हमें क्या डालना चाहिए और क्या नहीं। मर्यादित चीज़ें डालनी चाहिए, हमें जो सूचना पक्की हो वो डालना चाहिए। अनावश्यक सूचना और फैलावी चीज़ों को नहीं, बातों को नहीं डालना चाहिए, ना कि हमें सेंसरशिप की आवश्यकता है। हम बात करते हैं और लोग कहते हैं कि सेंसरशिप हमारे विकास के लिए, जैसे हमारे पक्षी साथी ने कहा था कि विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आज हर चीज़ के अगर हमारे पर सेंसरशिप लग जाएगी, अभिवेचन लग जाएगा, तो हम खुलकर अपने विचारों को नहीं रख पाएंगे। हमने जो विकसित किया है, जो उपलब्धियाँ पाई है, उनको हम दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो विकास कहाँ से होगा? हमारे को दूसरों लोगों की जो उपलब्धियाँ होती है, वो जो करते हैं, उनसे हमारी आधुनिकता बढ़ती है। तो अगर इस पर सेंसरशिप लग जाएगा तो हम कहाँ से विकसित कर पाएंगे? और कहते हैं, अभी हमारे पक्षी साथी ने कहा था कि धार्मिक दंगे बढ़ते हैं इससे, लेकिन मैं कहना चाहूँगी मीडिया, पहले जब मीडिया नहीं थी तो हमारे यहाँ मुगल आए, है ना, उन्होंने हमारे यहाँ पर हर किसी को धर्म परिवर्तन पर जोर दिया। मीडिया आई, इंटरनेट आया, तब हम सबको इस सब की जानकारी मिली और इससे जागरूक होकर हम अपना स्वयं का निर्णय लेना चालू किया हमने कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो बताइए कि इंटरनेट सेंसरशिप सही है या आत्माभिवेचन सही है? पक्षी साथी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जिंदगी भर भूल यही गालिब करता रहा, धूल तो चेहरे पर थी मगर आईना साफ करता रहा। और मेरी एक विपक्षी साथी काफ़ी नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों की बात कर रहे थे, परंतु मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि नैतिकता और सुरक्षा ये सभी तर्क है, बहाना है। नैतिकता और सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता की ज़रूरत है, ना कि सेंसरशिप की। सेंसरशिप से नागरिकों की आवाज़ दबा दी जाती है। अभी कुछ ही महीनों पूर्व हुए हमारे देश के society. Internet censorship infringes upon the fundamental right to freedom of expression, limiting people to share opinions, to access diverse perspectives, and to participate in open discourse on internet gives undue power to the authorities to decide that what we can see and what we cannot. In countries like North Korea and Iran, the strict censorship control prevents the citizens from accessing to global media, suppressing their dissent and stifling the freedom of expression. Now imagine a world where there is complete censorship. For instance, in China, the internet censorship and surveillance blocks the social media websites such as the Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Now I am asking my opponents a question. Just as in China, if the Indian government imposes a ban on social media on the name of ideological security, would you still be unable to support the internet censorship? Isn't it the death of democracy? Well, I don't think so that your answer is yes here. By the words of a literary giant, John Milton, give me the liberty to know, to utter and to argue freely according to my consign above all the liberties. Censorship is not only unnecessary, but it is also ineffective. With the advancement of technology, the individuals can easily bypass censorship with the use of tools such as the VPNs and proxy servers. This renders censorship futile and wastes resources that could be better utilized elsewhere, such as in education or in cybersecurity. Some opponents are also holding this opinion that the government blocks websites with harmful content through the internet censorship to keep the society's moral safe and to especially for kids. But alas, the government in power
often uses the internet censorship as a tool to manipulate the ideology of people in their favor. Instead of resorting to outright censorship, we can tackle the harmful content through education, awareness campaigns, and better moderation practices. I am bewildered that my opposition is repeatedly asserting that the internet is corrupting the youth. Well, what would you like to say on the untrodden avenues in innovation, skill development, employment, education that the internet is opening for youth? Well, in conclusion, the internet censorship is an unnecessary and ineffective approach. Instead of imposing censorship, we should empower the youth with the knowledge and tools to navigate the digital world responsibly. Thank you. अधिकरण ये सभी इंटरनेट सामग्री को रोकने, उस पर नियंत्रण लगाने और या फिर उसे हटाने का काम करती है। इसका उपयोग राजनीतिक स्तर और अपने ही किसी लाभ के लिए किया जाता है। अभी मेरे विरोधी साथी यहाँ बहुत ही लोकतंत्र की और मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, राष्ट्र सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मानव अधिकारों का खंडन करके राष्ट्र सुरक्षा कैसे होगी? सेंसरशिप स्वतंत्रता का हनन करती है, स्वतंत्र विचारों का दमन करती है। हम कभी कैसे भूल सकते हैं उस स्थिति को जो 1975 से 1977 के दौरान आपातकालीन अवधि में यहाँ की जनता को भुगतनी पड़ी थी, जो भारत सरकार द्वारा मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई थी, जिसके चलते यहाँ के नागरिकों को कई सारी स्थितियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ हैं कोटा के सबसे पुराने गर्ल्स कॉलेज जानकी देवी महाविद्यालय के प्रिंसिपल। आइए हम बात करते हैं। आज यहाँ एक डिबेट कंपटीशन था और इस डिबेट कंपटीशन का क्या उद्देश्य है? स्वागत है सर, एक बार अपना परिचय दीजिए सर। मैं प्रोफेसर अजय विक्रम सिंह चंदेल, मैं जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत। क्या है सर ये जो आज कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन, इसका क्या विषय है और ऐसे डिबेट कंपटीशन से स्टूडेंट में क्या संदेश जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो डिबेट कंपटीशन है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन है, अंतर महाविद्यालय कंपटीशन है और गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है और सन 2022 से चालू किया गया। मैडम यहाँ पर एक शाहजहाँ शेरवानी मैडम यहाँ की ओल्ड स्टूडेंट रही हैं, उनके पति ने उनकी स्मृति में यहाँ पर डोनेशन किया 54,500 रुपीज़, जिसमें कि यहाँ पर एक ये प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए और उसके जो कैश प्राइजेज़ हैं, प्रथम जो आएगा उसको 1000 रुपये, जो द्वितीय आएगा उसको 750 रुपये और जो तृतीय स्थान पर जो बालिका आएगी उसको 500 रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। और ये लगातार हम करा रहे हैं और यहाँ पर बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आज देखने को मिला है। सर कॉलेज इसमें दे रखा था कि इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जेडीवी कॉलेज के अलावा भी क्या कोटा के अन्य कॉलेज या हाड़ौती संभाग के अन्य कॉलेजों से भी जो कंपटीटर हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं? बिल्कुल, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल के बहुत सारे कॉलेजेस से बच्चे आए और हर कॉलेज से हमने 2 लड़कियों को आमंत्रित किया, एक पक्ष में और विपक्ष में बोलने के लिए। शिक्षाविद की नज़रिए से आपको ऐसे डिबेट कंपटीशन से स्टूडेंट में क्या मैसेज जाता है, वो थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, आज का जो युग है वो कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन का युग है और आजकल आप डिग्री से ज़्यादा आप कितना इफेक्टिवली अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, कितना बढ़िया संप्रेषण आपका रहता है, कैसा आप लिखते हैं, उससे भी बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटी अपने आप खुलती है आपके लिए। एक बच्चा डिग्री हो, उसके पास सब कुछ हो, लेकिन वो बोल नहीं पाए, अपनी बात नहीं बता पाए, तो ये तो पूरा आजकल वैसा व्यापारिक युग है। इंटरनेट और ये जो दूसरे युग में बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कंटेंट राइटिंग है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है बच्चों के लिए। लेकिन अगर बच्चा
बोल नहीं पा रहा, डिबेट से तो क्या होता है, बच्चा खुल जाता है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलने को उसको आदत बन जाती है और उसके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ बाहर क्रिएट हो जाती है। सर ऐसे कंपटीशन से सपोज करो आपके महाविद्यालय में कुछ बच्चे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल आपको ऐसे कंपटीशन से पता लग जाता है, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों में लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप ऐसे कंपटीशन के द्वारा उनके इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाएंगे? नहीं, हम चला रहे हैं। हमने हमारे कॉलेज में ऑलरेडी जो बच्चे यहाँ से पास आउट होने के बाद यहाँ पर एक बच्ची यहाँ पर लगी हुई है गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्या संबल से, हमने स्पोकन इंग्लिश का बच्चों के लिए कोर्स करवाया है और वही बच्ची डिबेट कंपटीशन के लिए बच्चों को तैयार करती है। और आज के डिबेट कंपटीशन के लिए भी उज़्मा खान हमारे यहाँ गेस्ट फैकल्टी, उसने बच्चों को प्रिपेयर करवाया। जेडीबी कॉलेज में आज एक डिबेट कंपटीशन हो रहा है, इसमें ऑर्गेनाइज़र हैं मैडम। आइए हम मैडम से बात करते हैं। मैडम एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं प्रोफेसर स्मृति जौहरी हूँ और मैं बेगम शाहजहां शेरवानी ट्रॉफ़ी मेमोरियल ट्रॉफ़ी जो वाद विवाद प्रतियोगिता है उसकी मैं कन्वीनर हूँ। और आपके जहन में ये अचानक कैसे आया है, वही बताइए आप, ये इस तरह के कंपटीशन कराने की, डिबेट कंपटीशन कराने के लिए? ये लगातार होते आ रहे हैं। मैं पिछले 28 वर्षों से जेडीबी कॉलेज में पदस्थापित हूँ, तब से निरंतर हो रहे थे, परंतु अभी 2022 में जो हमारे डोनर हैं, ये ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के भी मेंबर थे मिस्टर ASK शेरवानी जी, जो अब 2023 में वो उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी वाइफ की मेमोरी में उन्होंने गर्ल्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए डोनेशन दिया है। एक FD कराई गई है 54,500 रुपीज़ की, उसके ब्याज से अब हम एक डोनर ट्रॉफ़ी हमने ली है और कैश प्राइजेस हम बच्चों को देते हैं। कितने कॉलेज के बच्चे भाग ले रहे हैं इसमें? हमारे कोटा संभाग से राजकीय महाविद्यालयों से केवल छात्राओं के लिए ये ट्रॉफ़ी है, नॉट फॉर द बॉयज़। 8 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, 8 कॉलेजेस के। ऑल द गर्ल पार्टिसिपेंट्स हैव कम। अभी तक जो कंपटीशन चला, भीम न्यूज़ इंडिया ने भी कवर किया। एज ए ऑर्गेनाइज़र, जज, यू आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। क्या लग रहा है आपको, बच्चे कितने वेल स्किल्ड हैं, कम्युनिकेशन स्किल कितना शानदार है? नहीं लगता आपको कि ऐसे कंपटीशन कराने से बच्चों के वाक पटुता में निखार आएगा? बिल्कुल आएगा, वाकपटुता में आएगा। पर यहाँ पे अभी जैसे मैं कुछ कंटेस्टेंट्स का मैंने सुना, ठीक है, उनमें वो मोड या टोन ऑफ स्पीच नहीं है, पर उनके जो माइंड के जो थॉट्स हैं, दे आर डेफिनेटली वेरी प्रोवोकिंग। बहुत अच्छे उनके विचार थे इस पक्ष में, और धीरे धीरे हम उनको ग्रूम करेंगे जिससे कि वो अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर सकें। और जब तक, आजकल तो मैं ये समझती हूँ मार्केटिंग का ज़माना है, जब तक हम अपने विचारों को सेल नहीं कर सकते, मार्केट नहीं कर सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तो आपकी पर्सनालिटी का जजमेंट होना बहुत मुश्किल है। मैडम, आपके यहाँ जो स्टूडेंट हैं, वो जिन्होंने कंपटीशन में भाग लिया, उनको तो आपने जज कर लिया। यदि उनमें कोई लैकुना है या कोई कमी है तो उसको तो आप इम्प्रूव कर देंगी, लेकिन क्या ये दूसरे कॉलेजेस से जो आए हैं उनमें थोड़ी कमी है, तो उनके कॉलेज के मैनेजमेंट को आप सजेस्ट करेंगी कि दे मस्ट हैव टू इम्प्रूव द लैंग्वेज? हाँ, नहीं, इन कॉलेजेस में इनके टीम इंचार्ज भी आए हैं, ऑल्सो दे आर सहआचार्य या सहायक या प्रोफेसर लेवल के व्यक्ति उनके साथ अकम्पनी कर रहे हैं, एंड दे डेफिनेटली दे आर सीइंग, दे आर वाचिंग देयर स्टूडेंट्स स्पीक, और उन्होंने उसके वीडियो भी बनाए हैं जिससे आके आपस में वो सुनेंगे। अपने लैंग्वेज टीचर्स जो हैं, इंग्लिश लिटरेचर के, हिंदी लिटरेचर के, वो आपस में बैठ के हम सब कंसल्ट करते हैं कि सर इसका उच्चारण कैसे ठीक करें, या मैडम हम इसको और लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे कोट कर सकते हैं। तो ये सब डेफिनेटली वी आर टीचर्स, हमारा काम ही है कि हम बच्चों को कैसे इम्प्रूव करें। आप थे प्रोफेसर स्मृति जौहरी, जेडीबी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। भीम न्यूज़ को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रतियोगिता के अंतर में प्रथम पुरस्कार गृहताती चतुर्वेदी, द्वितीय पुरस्कार लता हरबोला और तृतीय पुरस्कार उपासना शर्मा को दिया गया। बेगम शाहजहां मेमोरियल ट्रॉफी को जानकी देवी कन्या महाविद्यालय कोटा को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर प्रदान किया गया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।